ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है और संपादकीय पार्ट आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। फिर चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो आप देखते हैं कि सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में जाएंगे तो एमपी पीएससी, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरपीसीएस होता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस होता है। उन्हीं की बात कर रहा होता हूं। द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम दौर। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। इसकी आजादी में हमारा बड़ा योगदान है भारत का। देखिए 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में ये सामने उभर के आया हुआ था, आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? किससे? बांग्लादेश से। तो इस दौर को यदि भारत बांग्लादेश संबंधों का स्वर्णिम काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आए और नई सरकार के कार्यकाल में यह किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का पहला भारत दौरा है। यहां आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद कौन से देश की यात्रा की थी सबसे पहले? आप लोग बताइए। और आप देखते हैं कि यह दर्शाता है कि बीते 10 वर्षों के दौरान दिल्ली और ढाका के रिश्ते कितने मधुर एवं सहज हुए हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों की आज भी उस पर नहीं पड़ी। तीस्ता जल समझौते की ही मिसाल ले लें तो जहां मोदी को बंगाल सरकार के विरोध से जूझना पड़ा, वहीं बांग्लादेश में हसीना को भारत विरोधी तत्वों का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने अपने साझेदार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो न केवल द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष आप देखिए जनवरी में जब शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना। तब उन्होंने कहा था कि भारत हमारा एक प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद साथी और क्षेत्रीय साझेदार है। भारत बांग्लादेश रिश्ते बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं। उनका हालिया दौरे की महत्ता को प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह कर बाखूबी रेखांकित किया कि वह हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेशी मेहमान है। इस दौरे पर दोनों नेताओं के बीच इस सहमति पत्रों एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू डिजिटल एवं हरित साझेदारी से लेकर समुद्रिक सहयोग और सबसे उल्लेखनीय भारत बांग्लादेश रेल कनेक्टिविटी का साझा दृष्टिकोण जैसे विविधतापूर्ण विषयों पर केंद्रित रहे हैं। और आप देखिए साझा बयान भी कनेक्टिविटी, व्यापार और सहयोग भाव पर केंद्रित शांति, समृद्धि एवं विकास को समर्पित रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम प्रदान करने के लिए कुछ नई पहल भी की गई हैं, जैसे बांग्लादेश से इलाज के लिए भारत आने वाले मरीजों को ई वीजा, नई रेल बस सेवा, गंगा जल समझौते के लिए संयुक्त तकनीकी समिति। और आप देखिए तिस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़े एक बड़ी परियोजना के लिए एक भारतीय तकनीकी टीम को बांग्लादेश भेजना। नेपाल से भारतीय ग्रिड के जरिए 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को पहुंचाने के साथ ही बांग्लादेश पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसी पहल शामिल है। जब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिख रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में लिख रहे हैं, तो इनका भी वहां उल्लेख कर दिया करिएगा, जो हाल ही में कुछ समझौते हुए होते हैं। बांग्लादेश की सामरिक क्षमताओं में बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाशना भी एक मुद्दा है और इसमें बांग्लादेश सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के साथ ही रक्षा औद्योगिक उत्पादन में सहयोग पर चर्चा हुई है। शेख हसीना जुलाई में चीन का दौरा करेंगी और इससे पहले उनका हालिया भारत दौरा द्विपक्षीय संबंधों में आ रही परिपक्वता का भी परिचायक रहा है। दोनों देश अन्य राष्ट्रों के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाने के साथ ही एक दूसरे के साथ बहुत निकटता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली ने कभी ढाका को बीजिंग के साथ सक्रियता बढ़ाने से नहीं रोका, लेकिन चीन को लेकर भारत की कुछ चिंताएं जरूर रखी हैं, जिनका हसीना ने हमेशा ख्याल भी रखा है। वर्ष 2020 से ही चीन तिस्ता नदी से जुड़ी विकास परियोजनाओं में $1 अरब के निवेश की इच्छा जता रहा है और गत वर्ष उसने एक औपचारिक प्रस्ताव भी भेज दिया। बांग्लादेश के लिए यह लंबे समय से चली आ रही प्राथमिकता है। मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में इस संदर्भ में एक समझौता भी किया था, लेकिन वह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के चलते सिरे नहीं चढ़ पाया था। उधर चीन बार बार प्रस्ताव दे रहा था और भारत की ओर से हीला हवाली के चलते हसीना राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर थी। ऐसे में चीन जाने से पहले उनके भारत दौरे से नई दिल्ली को इस मोर्चे पर नए सिरे से पहल करने का अवसर मिला है।
तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारतीय तकनीकी टीम को बांग्लादेश भेजने की निर्णय यही संकेत करता है कि कुछ घरेलू चुनौतियों के बावजूद वह पड़ोसी देशों में अपने रणनीतिक हितों को तिलांजलि नहीं देगा। और इस प्रकार 1996 में हुए गंगा जल समझौते की नवीनीकरण के लिए तकनीकी वार्ता का निर्णय भी बांग्लादेश को आप देखते हैं कि क्या बांग्लादेश को समय पर आश्वस्त करने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा हसीना सरकार की प्राथमिकता सूची में भी शामिल है। भारत के लिए बांग्लादेश की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख या आप देखिए खिलाड़ी के रूप में स्थापित होना चाहता है और बंगाल की खाड़ी की भूमिका उसके लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में होगी। वहीं बांग्लादेश के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक एवं सामरिक केंद्र के रूप में अपनी संभावनाओं को भुनाना है, तो उसके लिए भारत से साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। चूंकि दोनों ही देश अपनी रणनीतिक नजरिए को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी है, तो उनके व्यापार को आकार देने में द्विपक्षीय साझेदारी निरंतर रूप से अहम बनी रहेगी। और आप देखिए निसंदेह चीन इसमें एक अहम किरदार बना रहेगा, लेकिन उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए। भारत बांग्लादेश के संबंध अपने हितों एवं समझ के आधार पर सशक्त हो रहे हैं और आप देखते हैं कि उनकी अपनी उपयोगिता एवं अहमियत भी है। इस महत्व को समझते हुए मोदी और हसीना ने अपने अपने देशों की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाना सुनिश्चित किया। पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार की आदर्श साझेदारी होनी चाहिए उसे इन दोनों नेताओं ने पुनः परिभाषित किया और परस्पर सम्मान, परस्पर हित और परस्पर संवेदनशीलता ने इस समझौते को अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं हर्ष भी पंत के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और इस तरह के देखिए संबंधों पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आपकी राय मायने रखती है, आप लोगों को वहां अपना पॉइंट व्यू भी रखना होता है। बताइए, लेकिन पता नहीं मैं सवाल पूछता हूं आप लोग कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, क्या वजह है बताइए। कोई वजह है क्या जवाब ना देने की? परीक्षाओं पर गंभीर चर्चा का समय। अब आप देखिए पिछले दिनों पेपर लीक होने की शिकायत मिलने के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर योग्यता हासिल करने के लिए होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई। यह परीक्षा देश भर के 317 शहरों में आयोजित की गई थी और इसके लिए आप देखिए 11.21 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इससे पहले मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई थी। इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। नेट यूजी के पेपर लीक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस साल नीट यूजी के लिए रिकॉर्ड 23 से 24 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पेपर लीक के इन मामलों के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट पीजी समेत कुछ परीक्षाओं को टाल दिया है। और देखा जाए तो पेपर या आप देखेंगे कि पेपर लीक होने की बीमारी सिर्फ प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच स्कूलों कॉलेजों की परीक्षाओं तक भी हो गई है। सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश भारत में पेपर लीक कांड स्वीकार नहीं है। इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित समिति इसका कोई उपाय करेगी। अभी की स्थिति ऐसी है कि जब तक जांच होती है तब तक कोई दूसरा पेपर लीक हो जाता है। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में आप लोगों को हेडक्वार्टर। देश में पेपर लीक की बीमारी कोई नई नहीं है। पेपर लीक एक ऐसा नासूर है जो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता गया है। पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और इससे पहले वर्ष 1997 में आईआईटी जेई और 2011 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसी सरकार में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले जो सरकारें रही उसमें भी पेपर लीक होते रहते थे। और एक बात याद रखिए, अभी आप देखिए कोई भी राज्य हो, किसी भी की सरकार हो, वहां पेपर लीक की घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। और इससे करीब 2 करोड़ युवाओं का करियर प्रभावित हुआ है। प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने से युवाओं के सपने मरते हैं
और उनके अभिभावक द्वारा पेट काट कर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। पेपर लीक रोकने के सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। पेपर लीक माफिया कभी परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के सर्वर को हैक कर लेते हैं, कभी आप देखते हैं कि परीक्षा सेंटर से सांठगांठ कर पेपर लीक कर देते हैं। और कुछ समय पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर ट्रांसपोर्ट कंपनी की मिलीभगत से लीक किया गया था। अब आप लोग खुद सोच के देखिए। और ये संस्थाएं क्या करती हैं, सरकार क्या करती है, लीपापोती करनी शुरू कर देती है। कांस्टेबल के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, ARO आरओ का पेपर उत्तर प्रदेश का देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि सरकार ने और आयोग ने कहा था इस तरह का पेपर कोई लीक होने की घटना नहीं हुई, धांधली की कोई घटना नहीं हुई है। बाद में आप देखते हैं कि प्रूफ उपलब्ध करवाया गया उन्हें और छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर वो पेपर रद्द किया गया था। हालांकि आप देखिए, पेपर लीक और नकल के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक बद दस्तूर जारी है। एक तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, इस तरह का कोई कानून हो कि एक तरह से आप देखते हैं कि वो मिसाल बने कि कोई अगर पेपर लीक करवाने के बारे में, पेपर धांधली के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप जाए। इस तरह का कानून होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़ी मछलियां होती हैं वो बच निकलती हैं और छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं। सवाल यह है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा के कड़े प्राविधान है। जाहिर है कि सिर्फ कड़ी सजा भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। अभी आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस पेपर में पकड़ा गया था ना, कहते हैं कि उसे जमानत मिल गई उस लड़के को। और आप देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आती है। साफ सुथरी छवि परीक्षा कैसे कराई जाती है, या एनटीए को यूपीएससी से सीखना चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। इन दिनों कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी आधारित यानी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, लेकिन इसमें भी सेंध लगने का खतरा है। ना भूलें कि एआई का दौर है। अगर किसी मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो सकती है तो परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। और वास्तव में भर्ती आयोग में राजनीतिक संपर्क वाली नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। और परीक्षा आयोग की अपनी पेंटिंग प्रेस होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी को सीधे कोड लॉक के माध्यम से 20 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए और इसे छपवा कर वहां मौजूद अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। और इस पद्धति से प्रश्न पत्र प्रेस में छपाई की तुलना में थोड़े महंगे जरूर होंगे, लेकिन सुरक्षित और लीक प्रूफ होंगे। केंद्र अध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होना चाहिए। पेपर सेट तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक वितरण में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। याद रहे कि सार्वजनिक परीक्षा के पेपर लीक का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है। इससे आम जन के संसाधनों के साथ ही राज्य के खजाने पर भी भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में भी कई खामियां हैं, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि 3 साल है, जिसे 10 साल करना चाहिए। वहीं निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है और इससे समयबद्ध जांच का भी कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम में किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ साथ अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अनुचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवारों को भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पेपर सेटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए। और इसमें आप देखते हैं कि जो पेपर खरीदते हैं ना, उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए। उन्हें जिंदगी भर के लिए कोई पेपर में ना बैठने की अनुमति, यानी कि एक तरह से रोक लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कम से कम वो भी तो डरेंगे और पेपर लेने में, खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। और जो परीक्षा का पूरा खर्च होता है, जैसे नीट का भी जो भी खर्च हुआ हो, जो आप देखते हैं कि पकड़े गए हैं, जिन लोगों की, जिन संस्था की उसमें भागीदारी रही है, और उन्हीं से वसूला जाना चाहिए और उन्हें बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। हमें पेपर लीक के मामले को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सच तो है कि इसने देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। और आप लोगों को मालूम चाहिए, यह किसी राज्य विशेष और पार्टी विशेष का मामला नहीं है, यह देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है। ऐसे में गंभीरता से परीक्षा पर चर्चा करने की आवश्यकता है। लेखक जेएमयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है, इनका नाम डॉक्टर विजय कुमार तिवारी, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, एक बात और मैं बता दूं यहाँ कि कम से कम मैं कह रहा हूँ कि उन छात्रों को भरोसा तो रहे, उनका मनोबल कमजोर ना हो
जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं अपनी, और आप देखिए कर्ज लेकर माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं। आप समझ रहे हैं, उनका मनोबल टूटता है, परिवार का मनोबल टूटता है, फिर उन्हें देखकर जो तैयारी करने के बारे में सोचते हैं उनका भी मनोबल टूटता है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर। सब कुछ चाहे जो चाहे हो, लेकिन इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। परिस्थितियों के अनुकूल जीवन, तो आप देखिए दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। समय, गति, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी निरंतर गति करते रहते हैं। इस जगत में परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। भले ही कुछ चीजें स्थायी लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। निरंतरता परिवर्तन के साथ जुड़ी है। परिवर्तन से ही विकास, और विकास से ही लोगों के जीवन में विकास होता है। हम एक निरंतर बदलती हुई दुनिया में रहते हैं। मनुष्य का जीवन भी इसी परिवर्तन का हिस्सा है। और हर नदी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है, फिर चलते चलते उसमें दूसरी नदियों का मिलन होता जाता है, और इस प्रकार एक स्रोत से निकली छोटी सी धारा बड़ी नदी बन जाती है, और इस तरह उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। पहाड़ों, जंगलों, सभ्यताओं के बीच से नदियां अपना रास्ता बनाती हुई आगे निकल जाती हैं, और लगातार अपने अंतिम गंतव्य यानी कि महासागर की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक यही स्थिति मानव जीवन की यात्रा की है। मनुष्य भी कभी रुका नहीं है। शुरुआत से लेकर अब तक मानव ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं, और आग से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर किया है, और यह निरंतर परिवर्तन का सूचक है। इसलिए मनुष्य को दुख में न ज्यादा दुखी और न सुख में ज्यादा प्रफुल्लित होना चाहिए, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और समय प्रत्येक का उचित मूल्यांकन कर देता है, और इसलिए मनुष्य को धैर्य रखना सीखना चाहिए। और कई बार हमें लगता है कि कि सामने वाला बेहद खुश है, लेकिन बहुत संभव है कि दुख की किसी धारा का भी उसके भीतर प्रभाव बना हुआ है। एक सुखी जीवन का रहस्य इसी में छिपा हुआ है कि हम दुख को भी उसी रूप में स्वीकारें और आगे बढ़ते रहें। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलेंगे तो सामने परेशानियां का पहाड़ नजर आने लगेगा। इसलिए आप देखते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका यही है कि मनुष्य नदी के प्रवाह जैसा आचरण करे और परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाए। आपातकाल और कांग्रेस, देखिए इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनके समय 1975 से जो 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना, उसी को लेकर आप देखते हैं बातें हो रही हैं, और उसी को लेकर कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की बड़ी आलोचना की जाती है। यह समझना कठिन है कि लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने हंगामा करना आवश्यक क्यों समझा। क्या कांग्रेस आपातकाल को सही मानती है, या फिर यह चाहती है कि लोकतंत्र को कलंकित करने और संविधान का निरादर करने वाली इस तानाशाही भरे कदम का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसे स्पष्ट करना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के संदर्भ में जो कुछ कहा है उसे शिकायत क्यों है। यदि कांग्रेस को आपातकाल के दौरान मारे और प्रताड़ित किए गए लोगों की याद में 2 मिनट के मौन का प्रस्ताव रास नहीं आए तो हंगामा करने की क्या जरूरत है। अच्छा तो यह होता है कि वह यह कहने की हिम्मत जुटाती है कि 49 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश पर आपातकाल थोपने और राजनीतिक विरोधियों और मीडिया एवं जनता के खिलाफ दमन का चक्र चलाना एक भूल थी। यदि आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों की भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम उनके नेताओं को चुप रहना चाहिए था, या फिर सदन से बाहर चले जाना चाहिए था। और कांग्रेस के नेताओं और उनके समर्थकों की ओर से आपातकाल के संदर्भ में यह जो कहने की कोशिश की जा रही है कि 5 दशक पुराने इस काले दौर का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए, वह इसलिए किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं है, क्योंकि अतीत की भूलों को विस्मृत करने से उनके दोहराए जाने का खतरा बढ़ जाता है। कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले कुछ समय से वह संविधान के खतरे में होने का फर्जी हौवा खड़ा कर उसके प्रति प्रतिबद्धता जताने में लगी हुई है। यदि वह संविधान के प्रति इतनी ही अधिक प्रतिबद्ध है तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती कि इंदिरा गांधी ने अपनी संसद सदस्यता खारिज किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए आपातकाल का सहारा लिया। और आप देखते हैं कि इस क्रम में इसी संविधान को कुचला और उसकी प्रस्तावना को मनमाने तरीके से बदल दिया। और आप देखेंगे यह ठीक है कि हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का संख्या बल बढ़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह दबे छिपे स्वर में आपातकाल को सही ठहराने की कोशिश करती दिखने लगे, और उसकी यह कोशिश तो आपातकाल के स्मरण को और अधिक आवश्यक ठहराता है। और आपातकाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर असहमति और असंतोष जताने से बेहतर होता कि कांग्रेस इस पर गौर करती।
और उसके कुछ सहयोगी दलों ने भी इस मामले में उसका हाथ देना आवश्यक नहीं समझा। आखिर वे समझते ही क्यों? क्योंकि आपातकाल के दौरान उनके नेताओं को भी जेल में ठूंस दिया गया और इनमें मुलायम सिंह यादव भी थे। कड़े कदम आवश्यक हैं। ये आप देखिए, पंजाब में प्रतिदिन नशे से युवकों की जान जा रही है, लेकिन नशीले पदार्थ बेचने वाले बेखौफ हैं। यदि लंबे समय से पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान का असर नहीं हो रहा है, तो सरकार को कड़े कदम उठाने के बारे में सोचना होगा। भटिंडा में जहां मंगलवार को नशे से 2 युवक की मौत हो गई, वहीं तरन तारण में नशे से 5 दिन में 4 युवकों की जान ले ली है। पटियाला के राजपुरा में भी नशा करने के कारण युवक की जान चली गई है। जान गंवाने वाले ज्यादातर युवकों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी। स्वजनों ने जो आरोप लगाया उसमें नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को लेकर कई सवाल पैदा होते हैं। तरन तारण में नशे से जान गंवाने वाले मनप्रीत की मां का कहना है कि गांव में दिन में ही युवा कतार में लग जाते हैं और आप देखें कि उन्हें नशीले पदार्थ पैसे लेकर दिए जाते हैं और बेचने वाले भी गांव के ही हैं। भटिंडा निवासी लखविंदर के पिता के भी इस आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तलवंडी साबो के हर गांव में सरेआम नशा बेचा जा रहा है। सरकार को जिला पुलिस अधिकारियों के साथ ही थाना एवं चौकी प्रभारियों को भी जवाबदेह बनाना होगा और जिस भी पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही हो, उसको सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब किसी सख्त पुलिस अधिकारी की तैनाती होती है तो क्षेत्र में अपराध के ग्राफ में कमी आ जाती है। इसका मतलब है कि यदि पुलिस इच्छा शक्ति दिखाए तो नशा बेचने वालों पर नकल कसी जा सकती है। और कई जगह से तो इस तरह की खबरें आती हैं कि पुलिस मिली भगत रहती है, पुलिस इनसे हफ्ता लेती है, तो उस पर भी आप देखिए प्रतिबंध लगना चाहिए। मातृत्व अवकाश का बढ़ता दायरा, ये आप लोगों को यहाँ से आप देखिए प्रीलिम्स में भी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं और आपका मुख्य परीक्षा में पॉइंट मिल जाते हैं, निबंध के लिए पॉइंट मिल जाते हैं। निबंध का तो अलग से कोई सिलेबस ही नहीं है। जो आर्टिकल एडिटोरियल आप लोग पढ़ते हैं ना, संपादकीय पाठ पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, एक आप अपनी समझ रखते हैं, यहीं से आपको पॉइंट मिल जाते हैं निबंध के लिए पूरा स्टडी मटेरियल। केंद्र सरकार ने सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली माँ और उन बच्चों को गोद लेने वाले माता पिता के लिए बड़ा फैसला किया है। यानी कि देखिए, सरोगेसी कहने का मतलब होता है कोख, किराए की कोख, ठीक है। और नए नियमों के मुताबिक सरोगेसी की दशा में सरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता माँ सरोगेसी के जरिए जन्मे बच्चे को पालन करने वाली माँ को, जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं एवं एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की स्थिति में 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, छुट्टी दी जा सकती है। और आप देखते हैं कि सरोगेसी के माध्यम से बच्चा होने के मामले में अधिष्ठाता पिता जो सरकारी सेवक है उसका भी 15 दिन का पितृ अवकाश दिया जाएगा। अभी तक इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सरकार ने 50 साल पुराने नियम में संशोधन कर सरोगेट के साथ अधिष्ठाता माता को और बच्चे की देखभाल के लिए 6 महीने का अवकाश और वेतन देने का फैसला लिया है। हालांकि इसका फायदा अभी सरकारी महिला कर्मचारियों को ही मिलेगा, यानी कि उनकी वेतन ना काटी जाए, वो अपने बच्चे का देखभाल अच्छे से कर पाए। सरोगेट मदर बनने का फैसला महिला के तौर पर उनके जीवन को बदलने वाले सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। सरोगेट मदर को 6 माह का अवकाश और वेतन दोनों मिलते हैं। मिलने से वह अपने देखभाल करने में सक्षम होगी। अगर वह बच्चा 6 महीने तक उसके पास और रहेगा तो वह उसे अपना दूध पिला सकती है, क्योंकि वह बच्चे से भावनात्मक रूप से काफी जुड़ी होती है और यह उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में लगातार सरोगेसी नियमों में ढील दी जा रही है और इसी वर्ष फरवरी में मोदी सरकार ने माता पिता बनने में असमर्थ लाखों दंपत्तियों को संतान सुख मिले, इसके लिए सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया था। और इस नियम के तहत बच्चे की चाह रखने वाले माता पिता अगर किसी चिकित्सीय परिस्थितियों के चलते खुद के अंडाणु शुक्राणु का प्रयोग करने में अक्षम है तो वे डोनर की मदद से ले सकते हैं। और सरोगेसी अर्थात यानी कि किराए की कोख करने के लिए दूसरी महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है। अगर आप देखिए कोई दंपत्ति बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, कोई महिला आप देखते हैं कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह का, यानी कि आप देखिए सरोगेसी माँ के जरिए बच्चे की प्राप्ति कर सकते। किसी चिकित्सीय परिस्थिति के कारण गर्भ धारण करने में असमर्थ है या फिर आप देखिए गर्भाधारण की ही नहीं करना चाहती है तो वह किसी अन्य महिला की कोख को किराए से खरीदती है। और सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के 2 तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु को सरोगेट माँ के अंडाणु से मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे की जैविक माता सरोगेट माँ मदर होती है। वहीं जेस्टेशनल सरोगेसी में पिता के शुक्राणु माँ के अंडाणु को सरोगेट मदर की कोख में रखा जाता है, इससे वह बच्चे की जैविक माता नहीं होती है। ये जरूर याद रखिएगा। सरोगेट के आप लोग प्रकार जरूर याद रखिए कितने तरह की होती है।
ये आप देखें, टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। अगर आपको मैं छोड़ता हूँ ना, जो परीक्षा के लिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण नहीं है और उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होता है, तो ये डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान का अर्थ, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। अभी हाल ही में आपने देखा है, हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे ना, तो सदियों पहले समूचे विश्व के लिए ज्ञान का सागर बने जिस नालंदा को आक्रांताओं ने तहस नहस कर दिया था, उसका पुनरुत्थान एक बहुत बड़ा और युगांतकारी कदम है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के उपरांत नालंदा हमारे राष्ट्र के पुनरुत्थान का एक और उदाहरण बना है। और दुनिया भर के आप देखिए छात्र इसमें पढ़ने आते थे नालंदा में। आज सोच सकते हैं कि प्राचीन भारत से ही हम लोग कितने समृद्ध रहे हैं ज्ञान के मामले में। आक्रांताओं ने नालंदा के वैभव को 3 बार नष्ट किया है। नालंदा में लगाई गई आग किसी इमारत पुस्तकालय को नष्ट करने का नहीं, बल्कि भारत के गौरव को आहत करने का प्रयास था। क्योंकि प्राचीन मगध साम्राज्य आधुनिक बिहार में 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का नाम समूची दुनिया में था और इसमें दुनिया भर के 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव ही ऐसा था जिसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा में चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। भारतीय गणित के प्रणेता और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी की ईस्वी के दौरान नालंदा के प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक थे। उस समय आप देखिए पढ़े लिखे शिक्षक हुआ करते थे। और आप देखते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार सदियों पहले नालंदा में दाखिला आसान नहीं था। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को कठिन साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इंटरव्यू होता था इसमें एडमिशन के लिए। आक्रांताओं ने हमारे नालंदा जैसे विशाल भवन नष्ट कर दिए। हमारे स्थिति के खात्मे की कोशिश की गई, परंतु वह ज्ञान को भला किस प्रकार मिटा पाते, उस ज्ञान को कैसे मिटाते जो हमारे सहज स्वभाव में है। वक्ती तौर पर आप देखिए भवनों को ढहा देने वाले आक्रांता खुश होकर चले गए, लेकिन जिस प्रकार काले बादलों का अंधेरा छटने पर सूर्य की सप्त रश्मियां वातावरण को फिर से कर देती हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और उत्कृष्टता के रूप में नामित नालंदा विश्वविद्यालय ने पुनः शिक्षा का उजियारा फूटना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नालंदा वैश्विक हित का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मोदी का मिशन है भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने और फिर से विश्व के समक्ष सर्वप्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में पहचाना जाए। लेकिन यह मिशन कैसे पूरा हो, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। नालंदा का फिर से उठ खड़ा होना निश्चित ही खुशी का मौका है। शैक्षणिक उत्थान की ही विकसित भारत की संकल्पना को वो साकार कर सकता है। और शिक्षा के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान, तो आज़ादी के बाद 70 वर्षों में शिक्षा को नजरअंदाज ही किया गया और आप देखते हैं कि बजट में शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए। इसी कारण हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और अन्य उच्चतर संस्थान पिछड़ गए। हमारे देश में प्राइवेट विश्वविद्यालय निरंतर विस्तार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत यूजीसी की फंडिंग वाले विश्वविद्यालय पिछड़ रहे हैं। हमारे ज्यादातर विश्वविद्यालयों का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है। उनमें विश्वस्तरीय स्मार्ट क्लासरूम का अभाव है, अच्छे ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लॉक्स और बेहतरीन लैब की कमी खलती है। जो भारत प्राचीन काल में समूचे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिस भारत में उच्च शिक्षा की दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में शामिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस भारत में विश्वविद्यालयों की मौजूदा स्थिति विचारणीय है। देश में उच्च शिक्षा गुणवत्ता के लिहाज से पिछड़ रही है। धनवान लोगों के बच्चे तो अच्छी उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं, वहीं आप देखिए करियर बनाकर बस भी जाते हैं। प्राइवेट आप देखते हैं विश्वविद्यालय की फीस इतनी है कि सभी बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं और यूजीसी फंडिंग वाले विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारी जाए तो हालत बदले जा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब हम अपने विश्वविद्यालयों को विश्व रैंकिंग में लाएंगे और उन्हें बड़ा ब्रांड बनाने की दिशा में काम करेंगे। और हमारे देश में आप देखिए शिक्षा इतनी महंगी है कि हर किसी की वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है और सरकारी स्कूलों का क्या हाल है ये आप सभी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने शैक्षणिक उत्थान के प्रयास शुरू किए हैं। नई शिक्षा नीति इसका प्रमाण भी है। जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती हैं। हम विकसित देशों को देखें तो पाएंगे कि वे सांस्कृतिक लीडर तब बने जब वे एजुकेशनल लीडर हुए। आज दुनिया भर के
छात्र उन क्षेत्रों में जाकर पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला जैसे संस्थानों में हुआ करती थी। देखा जाए तो पीएम मोदी के पास विजन है, वह व्यापक काम कर रहे हैं और देश का गौरव लौटा रहे हैं। अभी हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह भारत के लिए गौरवशाली और बड़े सकारात्मक बदलाव का कालखंड है। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को मान रही है। भारत की गौरवशाली और प्राचीन संस्कृति की तरफ लोगों का रुझान है। पश्चात संस्कृति की ओर खींचे रहने वाले युवा भी हमारी संस्कृति को पुनः अंगीकार कर रहे हैं। मोदी का सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का है। यह सपना शिक्षा की बदौलत सच हो सकता है। आज नालंदा फिर उठ खड़ा हुआ है और इसी तर्ज पर समूचे देश के विश्वविद्यालय को प्रगति पथ पर बढ़ाया जाए। यह काम केवल सरकार या संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मे छोड़ने से नहीं होगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अच्छी बात है। दोबारा प्राप्त होगी खोई हुई प्रतिष्ठा। तो एक कहावत है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। लगभग 8 सदी बाद नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया जाना इस कहावत को चरितार्थ करता प्रतीत हो रहा है। साथ ही लंबे इंतजार के बाद नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा के केंद्र के रूप में अपने पुराने स्वरूप में लौटता हुआ दिखा है। और आप दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से शिक्षा, ज्ञान, सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनने वाला है। वस्तुतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र सम्राट कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में आप देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान सरकार के इस विश्वविद्यालय को वैसा ही वैभव दिलाना चाहती है जैसा कि इसका वैभव 800 साल पहले हुआ करता था। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। एक बात और यहाँ आपको बता दूं, जो पिछली सरकार रही है ना यूपीए की, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा दल था, उसके सहयोगी दलों को मिलाकर उस समय से इसकी पहल शुरू हो चुकी थी। तो ऐसा ना आप लोग सोचने लगे कि वो कांग्रेस वाले सोचने लगे कि नहीं तारीफ ही की जा रही है। एक ही आप लोग की मोदी जी ने उसे आगे बढ़ाया और नीतीश कुमार ने इसका उल्लेख भी किया। आप लोगों ने वो स्पीच सुना होगा तो। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए कोई भी सरकार रही हो, किसी भी राज्य सरकार रही हो, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, प्रधानमंत्री रहा हो, उसके कार्यकाल में कुछ ना कुछ काम होता है। इसलिए एक बात हमेशा पॉजिटिव होकर सोचा करिएगा। कोई भी हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसके समय में कुछ ना कुछ काम अच्छा ना हुआ हो। तो किसी के काम को आप नकार नहीं सकते हैं। और कभी प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट यहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान से नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया था तथा छात्र के रूप में आप देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 637 से 642 ईस्वी लगभग 6 वर्ष तक छात्र के रूप में अध्ययन भी किया। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ अध्ययन था और सम्राट बनने पर शिक्षा के इस वैश्विक केंद्र को संरक्षण भी दिया। और हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए 100 गांवों से होने वाली आय को विश्वविद्यालय के खर्चे हेतु दान में दिया था। आज एक बार फिर आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के साथ साथ समाज के जिम्मेदार लोग भी इस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए आगे आए, तो इसे आधुनिक आर्यभट्ट जैसे विद्वान और हर्षवर्धन जैसे शासक फिर से प्राप्त हो सकेंगे। विश्वविद्यालय की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा से प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी और निश्चित तौर पर भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत विश्व गुरु की पदवी पर अपनी ज्ञान परंपरा और संस्कृति के चलते स्थापित हुआ था, क्योंकि ज्ञान संपदा ही भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। हाँ, इतना ध्यान आवश्यक देना होगा कि जो नींव और संरचना प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन और नूतन ज्ञान के समन्वय की थी, उसे बनाए रखना होगा, क्योंकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान से ही शोध को बढ़ावा मिलता है। नवाचार, प्रायोगिक शिक्षा जैसे नूतन आयाम भी विश्वविद्यालय शिक्षा के जरूरी अंग होने चाहिए। और आप देखिए सूचना विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, समुद्री विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, एआई जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान में उच्च चरित्र वाले शिक्षकों का अभाव है जो समाज की रीढ़ होते हैं और विश्वविद्यालय में उनके निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान ने विश्व के देशों की दूरी को समेट दिया है और आज आप देखेंगे कि अनेक कारणों से देश के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कूटनीतिक ज्ञान की उपयोगिता की आवश्यकता बढ़ी गई है। ऐसे में विदेश नीति की शिक्षा की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। औद्योगिकरण और उद्यमशीलता के अभाव में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। उद्योग धंधों की स्थापना का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग होना चाहिए। और आप देखिए ईमानदार नौकरशाही के सृजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हुए होते तो भारत को सैकड़ों वर्षों तक गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। यदि किन्हीं कारणों से दास्ता आती भी तो ऐसा खूड़ों जैसे होती, और क्योंकि तब इन्हीं विश्वविद्यालयों से चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, मिहिरभोज, पुष्यमित्र शुंग, पेशवा बाजीराव जैसे योद्धा विद्वान पैदा होते जो दास्ता की बेड़ियों को शीघ्र ही तोड़ डालते।
इस तरह के कॉलम लिखे जाने चाहिए, इस तरह के आर्टिकल एडिटोरियल होना चाहिए। और देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतने तो आप लोग पॉजिटिव रहा करिएगा, ज़्यादा नेगेटिव मत रहा करिएगा, ठीक है। फूल का गुल हो जाना, बिहार में आप देख रहे हैं जिस तरह से खबरें आ रही हैं, ये खरी खरी तंज कसी जाती, पढ़ा करिएगा। वीआईपी संस्कृति से मुक्त हो रहा है मध्य प्रदेश। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में 20 वर्ष बाद भाजपा ने सरकार का चेहरा बदला, तो अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं। और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कमान मिलते हैं कि बाद सुशासन की दिशा में प्रदेश ने एक कदम तो बढ़ाया, साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार की सक्रियता से प्रदेश वीआईपी संस्कृति से मुक्त हो रहा है। इसमें आप देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो आप देखते हैं कि लाभार्थी थे ना, आयकर नहीं भरा जाता था, सरकारी खजाने से आयकर नहीं भरा जाएगा, पहले सरकारी के खजाने से जाता था इन सबका। और इसके लाभार्थियों में आप देखिए कांग्रेस ही नहीं, भाजपा सरकार के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष इसके लाभार्थी रहे हैं। अब इन्हें अपना क्या देना होगा, कर देना होगा इन्हें, याद रखिएगा। और आप देखेंगे एक तरह से अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने कैबिनेट में यह निर्णय लिया कि हर मंत्री अपना आयकर स्वयं जमा करने का निर्णय कर राजनीतिक सूचिता का संदेश दे। दरअसल इस मामले की शुरुआत 1997 में तब हुई थी जब कांग्रेस के तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्रियों द्वारा आयकर जमा नहीं करने के कारण आयकर विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिया था। और उन मंत्रियों को बचाने के लिए आनंद फानन में उस सरकार ने बड़ी चतुराई का परिचय दिया और अध्यादेश के जरिए इसे भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल 1994 की तिथि से लागू कर दिया। बाद में मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन कर कांग्रेस की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के सीएम और मंत्रियों का आयकर जमा करने की परंपरा आरंभ हो गई थी, तो उसी को खत्म करने की बात हुई है। चलिए, राजनीति, लालू की छाया से बाहर निकलने की चुनौती है तेजस्वी यादव, लिखे जाए। राजनीति की बातें हो रही हैं, अगर आपकी दिलचस्पी है राजनीति में तो जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं, और मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं वहां से डाउनलोड करके। ये आपका संपादकीय पाठ होता है किसका, दैनिक जागरण का। ये आपका एक संपादकीय पाठ जनसत्ता का भी बड़ा अच्छा लगता है, और ये मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की डिमांड के हिसाब से बड़ा अच्छा लिखा जाता है। ये आप देखेंगे कि मुसीबत बनते वातानुकूलन संयंत्र। तो आज आप देखते हैं कि बेहताशा बढ़ते तापमान से राहत का आसन तरीका वातानुकूलन यंत्र या फिर एयर कंडीशनर यानी कि एसी को माना जाता है। और एसी का वैश्विक बाजार प्रतिवर्ष बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, मगर यह सुविधा एक पारिस्थितिक आपदा बनती जा रही है। और एसी का बढ़ता उपयोग ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों के लिए संकट बनता जा रहा है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब हर 100 में 24 परिवारों के पास एसी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता एसी बाजार है। इसका उल्लेख आप लोग आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, इस रिपोर्ट का निबंध में कर सकते हैं, जब आप लोग तापमान पर, जलवायु पर कुछ लिख रहे हैं। आप लोग पिछले 13 वर्ष में 65% नए एसी छोटे शहरों में लगाए गए हैं। और आप देखिए देश में एसी इस्तेमाल करने वाले परिवार 2017 से 2023 के बीच 3 गुना हो गए हैं। और एसी, फ्रिज और स्पेस कूलिंग की जरूरतें बढ़ने के साथ ही अब पर्यावरण पर उनके प्रभाव को लेकर चिंता भी उभर रही है और दिखने भी लगा है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बार बार बताया कि जैसे जैसे अधिक कूलिंग उपकरण लगाए जाते हैं, वातावरण में गर्मी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। इस वर्ष भारत का घरेलू बाजार करीब 1.1 करोड़ एसी का हो गया है। अभी चीन का बाजार करीब 9 करोड़ एसी का है, और 2045 से 50 तक भारत एसी उपयोग में चीन से आगे निकल जाएगा। और एसी से बिजली की खपत 4 साल में 21% तक बढ़ गई है, क्योंकि एसी बिजली का खपत भी ज्यादा करता है। और वातानुकूलन यंत्र या फिर एसी के अतिशय इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़े खतरे का अंदेशा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य गैस है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। भारत ने HFC को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन पर दस्तखत भी कर रखे हैं। कई बार आप देखिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ओजोन परत को इनमें से कौन सी गैस प्रभावित करती है या ना करती है, और आपको दे देगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो एक करती है, याद रखिएगा।
मगर कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल लगातार बढ़ने की वजह से यह लक्ष्य मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वातानुकूलन यंत्रों के उपयोग में इतनी तेजी से बढ़ोतरी रही है कि वर्ष 2022 तक भारत में इनकी संख्या पूरी दुनिया की कुल वातानुकूलन इकाइयों की संख्या का चौथाई हिस्सा हो चुकी है। रेफ्रिजरेंट जिनका प्रयोग कूलिंग के लिए किया जाता है, वैश्विक ताप के लिए प्रमुख कारकों में से एक है, और अगर इन्हें इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये वैश्विक ताप इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि कर सकते हैं। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई सॉल्विंग द ग्लोबल ग्लोबल कूलिंग चैलेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसे तकनीकी समाधान की आवश्यकता है जो इस प्रभाव को 1/5 हिस्से तक कम करने में मदद कर सके और वातानुकूलन इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा में 75% तक कमी सुनिश्चित कर सके। दरअसल HFC को हटाना भारत जैसे पर्यावरण हितैषी देश की प्राथमिकता में रहा है। भारत उन 107 देशों में से है जिन्होंने वर्ष 2016 में उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य 2045 तक HFC गैस को काफी हद तक कम करना और वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली 0.5 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाना था। यूरोप में 2023 की शुरुआत से ही आप देखिए क्लोरीनेटेड गैसों के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद करने की शुरुआत हो चुकी है। इन गैसों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड एफ गैसों में ही आती हैं और एफ गैसें एल्यूमिनियम प्रसंस्करण के समय भी भारी मात्रा में बनती हैं और इनका इस्तेमाल वातानुकूलन यंत्रों, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एरोसोल प्रेशर छिड़काव में किया जाता है। एफ गैसें अन्य ग्रीन हाउस गैसों के मुकाबले आप देखते हैं कि ज्यादा तापमान सोखती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एफ गैसें हमारे वायुमंडल में करीब 50,000 वर्ष तक बनी रह सकती हैं और इन्हें लेकर आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप HFC के उपयोग में 2045 तक 85% तक कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज अस्पतालों, बहुमंजिला इमारतों, बड़े व्यावसायिक परिसरों या फिर माल में केंद्रित AC की व्यवस्थाएं हैं। मॉल जो आप लोग देखते हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। AC से निकलने वाली ठंडी हवा विभिन्न श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इनके आप देखिए दुष्परिणाम है ना, उसके बारे में लोग सोचते नहीं है, लोग बातें भी नहीं करते हैं और सोचते हैं AC लगवा ली तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। आजकल बच्चों को देखिए, वो कहते हैं AC है या नहीं है, AC नहीं है तो वहां पढ़ना ही नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि जकड़न, गला सूखना, खांसी, खासकर अस्थमा, एलर्जी वाले व्यक्तियों में AC के सबसे प्रचलित दुष्परिणामों से एक सूखी आंखें। AC कमरे में नमी के स्तर को कम कर देती हैं। इससे हमारी आंखों में नमी अधिक तेजी से वाष्पित हो जाती है और जिससे सूखापन, खुजली, असुविधा होती है। और आप देखते हैं कि AC में लंबे समय तक रहने से हम सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। ठंडा तापमान हमारी चयापचय दर को कम कर और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। ताजा हवा के संचार की कमी से थकान और नींदापन आप देखिए पैदा हो सकता है। ठंडी शुष्क हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से साइनस में जमा हो सकता है और माइग्रेन बढ़ सकता है। एलर्जी फिर अस्थमा से पीड़ित लोगों को की वातानुकूलित वातावरण में परेशानी बढ़ सकती है। और वातानुकूलन प्रणाली धूल, पराग और आप देखिए मोल्ड जैसे एलर्जी के लिए प्रजनन स्थल हो सकते हैं। अगर ठीक से रखरखाव ना किया जाए तो ये एलर्जी हवा में फैल और छींकने, खांसने, आंखों से पानी आने, नाक बंद होने जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। एलर्जी अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति विशेष रूप से AC के प्रति संवेदनशील होते हैं और ऐसी ध्वनि प्रदूषण में भी योगदान दे सकता है। लगातार उच्च स्तर के शोर के संपर्क में रहने से नींद में खलल बढ़ सकता है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। और आप देखिए वातानुकूलन प्रणाली संभावित रूप से संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान दे सकती है। गौरतलब है कि कोविड महामारी में AC में रहने वाले लोगों पर कोविड विषाणु का संक्रमण तेजी से हुआ था और AC अनजाने में घर के भीतर वायु प्रदूषण में योगदान दे सकता है। बंद जगहों पर में हवा के घूमने से धूल, पालतू जानवरों के बाल, बाष्पील, कार्बनिक, यौगिक और हवा में मौजूद रासायनिक जैसे प्रदूषक जमा हो सकते हैं। इन प्रदूषकों को सांस के जरिए अंदर लेने से श्वसन संबंधी जलन, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं। और AC में आप देखते हैं कि AC में बैठने से शारीरिक तापमान कृत्रिम तरीके से ज़्यादा कम हो जाता है और जिससे कोशिकाओं में संकुचन होता है,
सभी अंगों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे शरीर के अंगों की क्षमता प्रभावित होती है। और एसी का तापमान बहुत कम होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं भी संकुचित होती हैं, जिससे मस्तिष्क की क्षमता और क्रियाशीलता प्रभावित होती है। एसी में आखिर एसी का विकल्प क्या है? तो वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देकर एसी पर निर्भरता कम की जा सकती है, क्योंकि वृक्ष प्राकृतिक रूप से तापमान में गिरावट लाते हैं। इमारतों के निर्माण में एसी पर निर्भरता कम की जा सकती है। और एसी को तरक्की का नजरिया, तरक्की का मापक कभी मत मानिएगा, ये बात याद रखिएगा। और पेड़ लगाइए। मैं तो कहता हूँ आप लोगों से हमेशा कि जब भी आपके घर में खुशी का माहौल है, कोई प्रोग्राम है, त्योहार है, एक पेड़ जरूर लगाया करिएगा। और उसकी पेड़ लगाकर भूल नहीं जाना है, उसकी देखभाल आपको करना है। और सोचिए, जब तक वो पेड़ रहेगा हमारी आपकी यादें जुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।